देखो, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हम देख चुके थे और ये एंड हो गया था ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम से, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि 1792 में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी, तो 1990 1799 में ऐसा क्या हुआ इन सालों में कि फिर से एक और वॉर तैयार हो गया है अंग्रेजों के बीच में और मैसूर के बीच में। तो ऐसा क्या हुआ इन कुछ सालों में, ठीक है ना। अब देखो, यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर थर्ड वाला जो वॉर था वो 1790 से 1792 तक चला था। उसके बाद फोर्थ वाला 1799। तो हमें वही देखना पड़ेगा कि इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ, यानी व्हाट हैज हैपेंड इन दीज 7 इयर्स। इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेज और मैसूर फिर से आमने सामने आ गए। क्योंकि लास्ट में हमने देख लिया था ना ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में क्या हुआ था कि उसने क्या करा था, हैदर अली ने 3 करोड़ रुपए पे करने को बोला था, 1.5 करोड़ रुपए उसके पास थे, उसने पे कर दिए। दोनों बच्चे उसने अपने गारंटी के रूप में रख दिए थे वहां पे। अब देखो क्या होगा। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम में क्या हुआ था, हाफ ऑफ द मैसूर टेरिटरी वाज टेकन ओवर ब्रिटिश, निजाम मराठा। ये हमने देख लिया था, ब्रिटिशर्स ने भी ले ली थी, निजाम ने भी ले ली थी और मराठाओं ने भी ले ली थी, ठीक है ना। तो इस साथ में 3 करोड़ रुपए का डैमेज भी इनसे मांगा गया था, यानी कि टीपू ने इनको 3 करोड़ रुपए भी पे करना था, जिसमें कि उसने 1.5 करोड़ रुपए पे कर दिए थे और अपने दोनों बच्चे एज अ गारंटी रख दिए थे वहां पे, ठीक है। तो ये सीन हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब इसके बाद क्या था, आगे देखो। टीपू फुलफिल ऑल द टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम एंड गॉट हिज सन रिलीज। यानी कि टीपू ने क्या करा था, जो भी श्रीरंगपट्टनम की शर्तें थी ना, 1.5 करोड़ रुपए उसने पहले पे कर दिए थे, 1.5 करोड़ रुपए इसको बाद में पे करने थे। तो इसने सारी शर्तें मान ली थी और बाद में 1.5 करोड़ रुपीज पे कर दिया था और अपने बच्चों को ना इसने रिलीज करवा लिया, ठीक है। अब रिलीज करवाने के बाद क्या होता है, टीपू को ना बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। क्यों? क्योंकि उसको ना बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करा गया था। तो उसको लगा आई हैव टू अवेंज माई ह्यूमिलेटिंग डिफीट, यानी कि जो उसकी हार हुई ना, वो एक बहुत शर्मनाक हार थी। और ब्रिटिशर्स ने उसको क्या करा, बड़ा परेशान करा। उसके दोनों बच्चे को अपने पास एज अ गारंटी में रखा, किडनैप करके रखा, कैप्चर करके रखा, साथ में 3 करोड़ रुपए भी मांगे और उसके टेरिटरी भी कैप्चर कर ली। यानी ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत परेशान करा, जिसकी वजह से ना टीपू बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ। तो उसने सोचा कि भाई मैं एक काम करूंगा, अब इसका बदला लूंगा, यानी अब इस चीज का बदला लिया जाएगा। आई हैव टू अवेंज माई ह्यूमिलेटिंग डिफीट, यानी जो मेरी ये शर्मनाक एक हार हुई है और इतना मुझे परेशान करा गया है, इसका मैं बदला लेके रहूंगा। तो टीपू क्या करेगा, अपनी तैयारी करना स्टार्ट करेगा। देखो क्या होगा। टीपू यूज द पीरियड बिटवीन 1792 से लेकर 1799 का जो पीरियड था ना, टू रिकॉप। रिकॉप का मतलब होता है रिकवर, रिकवर हिज लॉसेस, यानी इसको जितने भी लॉसेस हुए ना उसको रिकवर करने की तैयारी कर लेता है। यानी कि 3 करोड़ रुपए जो उसने पे करे थे ना, वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, 3 करोड़ रुपीज। और 1790 की बात कर रहे हैं, आज के तो हजारों करोड़ के हिसाब से हो गया वो। तो ये तैयारी करता है कि अंग्रेजों से ना एक बार और लड़ाई करूंगा मैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो ये 1792 से लेके 1799 तक अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए तैयारी करना स्टार्ट करता है, सारे लॉसेस को रिकवर करने की तैयारी करता है। अब इसके लिए ये क्या करता है, अब देखो अकेले तो ये फिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंग्रेजों के साथ कौन आ जाएंगे, मराठा भी आ जाएंगे, निजाम भी आ जाएंगे फिर से, तो फिर अकेला पड़ जाएगा। तो अब ये सोचता है, ब्रिटिशर्स की दुश्मन दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी, बोलो। फ्रेंच फ्रेंच ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी। फ्रेंच इंडिया कंपनी। अब ये क्या काम करेगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ना अपने रिलेशन ना और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। यानी कि फ्रेंच को अपने सपोर्ट में इकट्ठा करेगा कि अगर कल को फिर से वॉर हो जाएगा तो एटलीस्ट वो आमने सामने आ जाएंगे। तो देखो क्या रहेगा। तो टीपू इसके लिए क्या करता है, वहां पे एक जेकोबिन क्लब की स्थापना करवाता है। जेकोबिन क्लब का मतलब समझते हो, मैसूर के अंदर ना जेकोबिन क्लब बनता है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये जेकोबिन क्लब क्या था। कोई बच्चा बताएगा अगर किसी ने सुना हो जेकोबिन क्लब। सर जहाँ पर वो एंजॉय करते थे अपने टाइम को। नहीं नहीं बच्चे, मैं ये संस्था, ये वो वाला क्लब नहीं है यार, एंजॉय वाला नहीं है ये एक संस्था है। ये कोई डिस्को पार्टी वाला क्लब नहीं भाई बॉस। चलो कोई बात नहीं। देखो जैकोबिन क्लब क्या था इसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये था एक फ्रांस की रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिवॉल्ट कर रही थी, जो रिवॉल्यूशन लेके आ रही थी, वो ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसका पर्पस पता है क्या था फ्रांस की इस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी जेकोबिन क्लब का पर्पस था कि जो फ्रांस के अंदर ना उस समय राजा वाला सिस्टम था, मोनार्क वाला सिस्टम था। तो इनका पर्पस था मोनार्क को हटा के ना इसको रिपब्लिक बनाया जाए, इसको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए फ्रांस को। तो ये फ्रांस के अंदर चल रहा था, यानी जेकोबिन क्लब फ्रांस की एक संस्था थी
जिसका पर्पस क्या था, फ्रांस के अंदर से राजतंत्र को हटाना, यानी कि मोनार्की सिस्टम को हटाना, राजा वाले सिस्टम को हटाना, और उस राजा वाले सिस्टम की जगह क्या करना, डेमोक्रेसी लेके आना। ठीक है, उसके लिए ये लोग काम कर रहे थे। ठीक है ना, जिससे कि सत्ता किसके हाथ में हो, लोगों के हाथ में हो। जैसे इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, जहां पे हम वोट डालते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, दिस इज नथिंग। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं हमारे पास। ठीक है ना, तो टीपू ने क्या करा, फ्रांस को खुश करने के लिए जो जो जैकोबिन क्लब नाम की संस्था थी ना, इसका स्टेब्लिशमेंट करा दिया इंडिया के अंदर। यानी ये जैकोबिन क्लब मैसूर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, और साथ में टीपू ने इसकी मेंबरशिप भी ले ली, और खुद को सिटीजन टीपू बोल दिया कि भाई मैं आज से जैकोबिन क्लब का। एक सेकंड बच्चे होल्ड करना, बस जस्ट मिनट। हेलो, जस्ट वेट, मैं आ गया बच्चों वापस। देखो क्या हुआ, इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना यहाँ पे कर ली थी, और ये जो टाइम पीरियड था वो हमारा 1792 से लेके 1799 का। ठीक है, तो 1794 के अंदर, ठीक है, 1794 के अंदर इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना करी। तो मैंने लिखा हुआ है, जैकोबिन क्लब वाज अ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन एम टू एंड मोनार्की इन फ्रांस एंड एस्टेब्लिश फ्रांस एज रिपब्लिक। फ्रांस के अंदर रिपब्लिक स्टेब्लिश करना था, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना था इसका पर्पस। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना इसने मैसूर के अंदर करवा दी। अब देखो क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा कि ये क्या लिंक करना चाहते हैं ये लोग, टीपू ने एक ऐसा सर क्यों ये करा। तो कौन से ईयर में जैकोबिन क्लब बना था? जैकोबिन क्लब बना था ये 1794, अगली स्लाइड में यही आ रहा है। जैकोबिन क्लब बना था, इट वाज फाउंडेड इन 1794 बाय फ्रेंच रिपब्लिकन ऑफिसर विद द सपोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान। 1794, ठीक है, 1794 में इसकी स्थापना कर ली थी जैकोबिन क्लब की। तो बच्चा गैस करेगा कि ये फ्रांस के साथ इतना क्यों कर रहे हैं कि भाई जैकोबिन क्लब की स्थापना यहाँ पे करवा दी, और साथ में टीपू सुल्तान इसका मेंबर भी बन गया, खुद मेंबरशिप ले ली सर इस क्लब ताकि की, इसको और एक खुद। तरीके से सर हेल्प ताकि मिल जाए फ्रेंच ब्रिटिश ईस्ट इंडियन इंडिया कंपनी से फाइट कंपनी करने में। की वो और टीपू सुल्तान एक टीम में हो जाए। यस सर। तो फ्रांस में ऐसा और कौन कौन ब्रिटिश सा बंदा था, फ्रांस का कमांडर कौन था उस समय, आपने उसका नाम सर सुना होगा, बहुत नेपोलियन। फेमस। सर यस, नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्टे। को, नेपोलियन। यस, नेपोलियन बोनापार्ट को ही अपने पास लेके आना चाहते थे। अब आपको पता है कि नेपोलियन तो एक तरफ से जीतना स्टार्ट कर देता है पूरे वर्ल्ड को, वो मिलिट्री कमांडर, बहुत बढ़िया स्किल्स थी उसके पास मिलिट्री की। तो टीपू ना बहुत चालाक था, उसने अब सोचा कि एक काम करते हैं, फ्रांस को अपने साइड में लेते हैं। तो उसने क्या करा, फ्रांस को इंप्रेस करने के लिए इस जैकोबिन क्लब की स्थापना इंडिया में करवा दी, और उसकी मेंबरशिप भी ले ली। इस टीपू को इस बात का पता चल गया था कि नेपोलियन भी इस जैकोबिन क्लब का मेंबर है, यानी कि नेपोलियन कमांडर इन चीफ भी था फ्रांस आर्मी का, और इस जैकोबिन क्लब का मेंबर भी था। तो इसको समझ में आ गया कि अगर मैं मेंबरशिप ले लूंगा जैकोबिन क्लब की, तो मेरी नेपोलियन से भी बात हो जाएगी, और नेपोलियन भी मेरी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा, और इंडिया के अंदर आ जाएगा। और अगर नेपोलियन मेरी साइड आ गया, फिर तो मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा सकता हूँ। तो इसने ये प्लान कहानी रचनी स्टार्ट करी। लेकिन अभी क्या होगा, बात तक बाद में आऊंगा, अभी रुको थोड़ा सा। अब क्या होता है, आगे देखो, टीपू हिमसेल्फ बिकम द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, यानी कि टीपू ने खुद को जैकोबिन क्लब का मेंबर बना लिया। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई, यानी कि ये खुद जैकोबिन क्लब का मेंबर बन गया, और इसने खुद को बोला कि मैं सिटीजन टीपू हूं, यानी मैं ना फ्रांस का ही हूं। यानी कि इसने जैकोबिन क्लब का मेंबरशिप लेने के बाद ना खुद को बुलवाया कि मैं सिटीजन टीपू हूं, यानी उनको बहुत इंप्रेस करने के लिए, भाई मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुम्हारे लोगों में से ही हूं। इस तरीके से कहलवाया इसने कि भाई हम अलग अलग नहीं है, हम एक ही हैं, भले ही मैं इंडिया में रहता हूं, लेकिन मैं सिटीजन टीपू हूं। इस जैकोबिन क्लब की मेंबरशिप लेने के बाद खुद को इसने सिटीजन टीपू कहलवाया। अब देखो आगे क्या होता है। अब इधर क्या हो रहा था, नेपोलियन वॉज आल्सो द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, नेपोलियन बोनापार्ट भी इसका मेंबर था जैकोबिन क्लब का। ये खबर इसको लग चुकी थी टीपू को, तो इसने क्या करा, इसी जैकोबिन क्लब को ज्वाइन करा। इसको लगा कि बाद में नेपोलियन भी मेरा साथ दे देगा, और नेपोलियन की आर्मी अगर मेरे पास आ गई, फिर तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देंगे। तो अब देखो क्या होता है, नेपोलियन was also the member of Jacobin Club and Napoleon started campaign against Austria। नेपोलियन ने क्या करा था, ऑस्ट्रिया की तरफ अपना कैंपेन स्टार्ट कर दिया था 1796 के अंदर। तभी हम वो टाइम पीरियड देख रहे हैं कि उस बीच में हुआ क्या। ठीक है ना, तो मैं वो टाइम पीरियड आपका देख रहा हूँ 1790 से लेके 1792 से लेके 1799 का टाइम पीरियड, 1992 से लेके 1792 से लेके 1799 का।
तो 1796 में नेपोलियन ने अपना कैम्पगन स्टार्ट करा ऑस्ट्रिया की तरफ, और ऑस्ट्रिया के अंदर उस समय जर्मन स्टेट्स आते थे और इटालियन। इसने जर्मन को भी जीत लिया और इटालियंस को भी जीत लिया, और वहां पे एक ट्रीटी साइन करी, जिसको इन अक्टूबर 1797 ऑस्ट्रिया वाज कंपेल्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो विद फ्रांस, यानी कि ट्रीटी साइन करी गई। अब ऑस्ट्रिया के ऊपर यानी जर्मन स्टेट्स के ऊपर, इटालियन स्टेट्स के ऊपर किसका कब्जा हो गया? फ्रांस का कब्जा हो गया। यानी कि ऑस्ट्रिया को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो। इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, याद रखना, ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो, ठीक है ना। और 1797 में करी थी ये ट्रीटी। अब देखो इसके बाद क्या होता है, जब नेपोलियन ऑस्ट्रिया जीत जाता है ना, जर्मन स्टेट और इटालियन स्टेट जीत जाता है, अब इसकी नजर कहां पे आएगी? अब देखो, ये सब जीतने के बाद ये अपना कैंपेन स्टार्ट करता है, इजिप्ट की तरफ बढ़ता है, और नेपोलियन 1798 के अंदर बिगिंस हिज इजिप्टियन कैंपेन विद एन आर्मी ऑफ 38,000 सोल्जर्स, यानी ये 38,000 सोल्जर्स लेके अब इजिप्ट की तरफ बढ़ता है, और इजिप्ट के बाद इसका नंबर आता है इंडिया का, और उसके बाद बढ़ेगा ये इंडिया की तरफ। यानी कि अब इसमें इजिप्ट की तरफ बढ़ता है, इजिप्ट को भी जीत लेता है। इजिप्ट को जीतने के बाद अब ये क्या करता है, टीपू को ये लगता है कि भाई इधर नेपोलियन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ता जाता है जीतता हुआ, तो एक काम करते हैं, नेपोलियन से हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। तो टीपू सॉट फ्रांस एज एन एली, सो ही कॉन्टेक्टेड नेपोलियन टू ज्वाइन हिम अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि टीपू सुल्तान ऑफर दे देता है नेपोलियन को भी, इंडिया में आ जाओ तुम, अब इजिप्ट तक तो पहुंच ही चुके हो, एक काम करो आप इंडिया के अंदर आ जाओ, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर बनी हुई है, आप इसको हटाओ, ठीक है। तो नेपोलियन बिगिंस अपना कैंपेन उसने इजिप्ट की तरफ स्टार्ट कर ही दिया था, तो टीपू ने बोला कि ज्वाइन मी अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेपोलियन को भी ऑफर ये सही लगता है, वो कहता है ठीक है, मैं आपके खिलाफ क्या करूंगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन करूंगा। यानी नेपोलियन को कोई दिक्कत नहीं थी। साथ साथ टीपू क्या करता है, इसी के बाद टीपू सेंड एम्बेसडरीज टू अरबिया, ये अरब कंट्री में भी अपने एम्बेसडर्स भेजता है, अफगानिस्तान में भी भेजता है, काबुल में भी भेजता है, जमान शाह में भी भेजता है, मॉरिशस में भी भेजता है, सब जगह ये अपने एम्बेसडर्स भेजने स्टार्ट करता है। यानी कि अब पता है ये आईपीएल की टीम में फॉरेन खिलाड़ी एंटर कर रहा है, अभी तक तो ये इंडियन वाले खिलाड़ी एंटर कर रहा था, कभी मराठाओं को साथ में ला रहे थे ये लोग, कभी निजाम को साथ में ला रहे थे, अब इसने बनाई है इंटरनेशनल खिलाड़ियों वाली टीम। एक तरफ फ्रांस से नेपोलियन, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, अरब, काबुल, जमान शाह, मॉरिशस, ऐसी वाले खिलाड़ी लेके आ रहा है, इंटरनेशनल टीम लेके आ रहा है अपने साथ ना। अब एक चीज बताओ, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी भनक लगेगी नहीं लगेगी कि टीपू सुल्तान फिर से उनके खिलाफ साजिश रच रहा है? वो ब्रिटिशर्स भी तो थोड़ी बैठेंगे, उनका भी जासूसी सिस्टम एक्टिव होगा, सीधी सीधी बात है। तो इस चीज की इंफॉर्मेशन ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग जाती है कि भाई टीपू क्या कर रहा है, अपनी टीम तैयार कर रहा है हमसे लड़ने के लिए, कि वो नेपोलियन को इन्वाइट कर रहा है इंडिया के अंदर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने आप को तैयार करेगी या नहीं करेगी? तो देखो आगे क्या होगा। यानी टीपू अपनी तैयारी कर रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानों में एक खबर पहुंच जाती है कि भाई टीपू सुल्तान क्या कर रहा है, अपनी एक टीम तैयार कर रहा है, और उस टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी है ना, इस बार मराठा नहीं है ना निजाम है, इस बार वो विदेशी खिलाड़ी अपनी टीम के अंदर रख रहा है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई अगर ये विदेशी खिलाड़ी इनकी टीम के अंदर हो गए तो इट कुड भी पॉसिबल कि हम हार जाएं, तो वो भी अपनी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब क्या होता है, आगे की तरफ देखते हैं। आगे देखो, लॉर्ड वेल्सले केम टू इंडिया एज अ गवर्नर जनरल इन मई 1798। यानी कि अब क्या होता है, गवर्नर जनरल चेंज हो जाता है और लॉर्ड वेल्सले इंडिया के अंदर आ जाते हैं, और वो टीपू से बोलते हैं हाँ भाई बता कौन से मैच की तैयारी कर रहा है तू ये। तो टीपू पहले यही बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसी बस इनसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है। तो लॉर्ड वेल्सले उससे बोलते हैं कोई बात नहीं, एक काम करो, हमारे साथ ना आप एक सब्सिडरी अलायंस तैयार करो, समझ रहे हो। यानी कि लॉर्ड वेल्सले इंडिया के अंदर आते हैं और वो टीपू से पूछते हैं, टीपू इज फॉर्मिंग अ ग्लोबल अलायंस विद फ्रांस एंड अदर, वो उससे पूछते हैं हाँ भाई ये क्या अलायंस बना रहे हो तुम अपना, यानी कि फ्रांस वाले लोगों को बुला रहे हो, अफगानिस्तान वाले को बुला रहे हो, अरब वाले को बुला रहे हो, मॉरिशस से बुला रहे हो, काबुल से भी बुला रहे हो, क्या चक्कर है ये? अभी तो तुमने पीस ट्रीटी साइन करी थी हमसे कुछ टाइम पहले, और फिर से तुम तैयारी कर रहे हो हमसे लड़ने की। तो उससे डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या तैयारी चल रही है तुम्हारी, ठीक है। अब देखो आगे, तो टीपू बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा। तो टीपू से जो लॉर्ड वेल्सले होते हैं ये बोलते हैं एक काम करो, चलो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, एक काम करो सब्सिडरी अलायंस हमसे साइन करो। अब देखो सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, तो बच्चा बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? सर जो वो कर रहे अपने उसके बारे में बताए, मतलब कि तुम कुछ गलत प्लान तो नहीं कर रहे?
या ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सब्सिडी अलायंस का मतलब ये नहीं है। सब्सिडी अलायंस का मतलब है कि अगर मैंने आपके साथ सब्सिडी अलायंस साइन कर लिया तो आप मेरे खिलाफ में युद्ध की तैयारी नहीं करोगे, आप मेरे साथ मिलकर काम करोगे, आप मेरे खिलाफ नहीं जाओगे। तो लॉर्ड वेस्ले क्या बोलते हैं, एक काम करो, तुम यहाँ आओ, सब्सिडी अलायंस साइन करो। यानी कि उस साइन का मतलब क्या होगा, एक एग्रीमेंट कि आप मेरे खिलाफ जाओगे ही नहीं। ठीक है। तो लॉर्ड वेस्ले जब बोलते हैं ना कि सब्सिडी लाइन साइन करो, तो टीपू को तो पता था सब्सिडी लाइन का मतलब कि ये मेरे से अटैक ना करने के लिए बोल रहा है। और टीपू तो टीम ही किस लिए बना रहा था कि अटैक करूंगा, वो तैयारी इसलिए कर रहा था 1792 से लेके 1799 तक कि मुझे तो अटैक करना है, अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। तो क्या होगा यहाँ पे, टीपू के तेवर जो देखे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, गवर्नर जनरल ने, उनको ये बात समझ में आ गई कि भाई ये ना नहीं मानेगा, ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए प्लान बना रहा है। और अगर हम अपने आप को इंडिया के अंदर एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो इस टीपू को ना अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको साथ में लिया, मराठाओं को साथ में लिया और निजाम को साथ में लिया। ठीक है। और उनको बोल दिया कि भाई आधी टेरिटरी मैं आपको दे दूंगा, इस टीपू के ऊपर अटैक करेंगे हम और आधी टेरिटरी हम आपको दे देंगे। तो अब देखो क्या होता है, लॉर्ड वेल्सली इंडिया के अंदर आ जाते हैं। अब देखो, टीपू सुल्तान मना करता है, यानी कि नो, ये मना कर देता है, मुझे सब्सिडी अलायंस साइन नहीं करना। यानी कि पहले इससे बोला जाता है कि सब्सिडी अलायंस साइन करो, ऊपर वाली पीडीएफ में सिर्फ ये बोला जा रहा है सब्सिडी अलायंस साइन करो, लेकिन बोलता है नहीं मुझे नहीं करना। तो जैसे ही इसके तेवर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाई देते हैं कि भाई सब्सिडी अलायंस साइन करने के लिए मना कर रहा है, मतलब ट्रीटी साइन करने की बात कर ही नहीं रहा है, तो वायलेट करने की बात कर रहा है, तो उसका मतलब हमारे ऊपर ये अटैक कर सकता है। तो अब क्या होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी टीम बना लेती है फिर, और उनकी टीम में मराठा पहले से थे, हैदराबाद के निजाम भी थे। तो इन 1799 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, लेट द सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम। 1799 के अंदर ये श्रीरंगपट्टनम जो इसकी कैपिटल होती है, इसका फोर्ट होता है, इसका घेराव कर लेते हैं। और टीपू को ना इस वॉर के अंदर एक गोली लग जाती है, जो उसके सीधे जाके माइंड में लगती है, खोपड़ी में लगती है, और टीपू वहीं पे मर जाता है। और 4 मई 1799 को उसकी डेथ हो जाती है। और अब जो मैसूर है ना, वो किसकी टेरिटरी बन चुका है, कंप्लीटली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है ना। तो मैसूर के ऊपर सारा का सारा कब्जा किसका हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं को भी प्रॉमिस करा था, निजाम को भी प्रॉमिस करा था, तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, दबारापुरम, श्रीरंगपट्टनम, ये वाला एरिया अपने पास रख लेती है। मराठाओं को भी कुछ मिलेगा। तो देखो मराठा को क्या देंगे, ये मराठाओं को देखते हैं सुंडा, हरनपल्ली, और बस ये दो चीजें मराठाओं को देते हैं। और निजाम को दिया जाएगा गोटी और गुरमकोंडा, ये दो चीजें निजाम को भी दे देते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा बैटल एंड हो जाता है। और इसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो मैसूर होता है ना, मैसूर के जो राजा होते हैं कृष्णराज वॉडियर, उन्हीं की डायनेस्टी को सौंप देते हैं। यानी कि जो हिंदू डायनेस्टी होती है ना, वॉडियर डायनेस्टी, उसी के अंदर जो उनका उत्तराधिकारी होता है कृष्णराज थर्ड, उसको बोलते हैं कि तुम ही चलाओ, लेकिन उसके साथ में एक सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं। ठीक है। यानी कंट्रोल किसका रहेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन राज कौन करेगा, ये राजा करेगा, लेकिन कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिशर्स का। यानी उनके विश के अगेंस्ट जाके ये कोई भी काम नहीं करेंगे। इस तरीके से ये मैसूर के ऊपर भी अपना राज कर लेते हैं और मैसूर को चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ फोर्ट एंग्लो मैसूर। इस तरीके से टीपू मारा जाता है, क्योंकि वो नेपोलियन को जब तक बुला पाता है, इनवाइट तो कर लेता है कि नेपोलियन तैयार हो जाता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको पहले ही अटैक कर देती है, नेपोलियन के आने से पहले। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की चालाकी को खबर पहुंच गई थी भी, अगर नेपोलियन एक बार आ गया और उसके भाग वाले खिलाड़ी आ सारे के सारे इंडिया, फिर तो इन दोनों को मिलकर रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, पहले टीपू को मार देते हैं। एक काम करते हैं, जो लड़ाई की जड़ है ना, पहले ऐसे ही खत्म कर दो। तो उनको समझ में आ गया था, अगर हम अपना एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो हमें काम करना पड़ेगा, इस टीपू सुल्तान को खत्म करना पड़ेगा, बाकी बाद में कोई आएगा तो उसको देख लेंगे। तो दिस वाज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। किसी का कुछ डाउट हो तो उससे पूछो। सर, तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा और निजाम मिले थे 1799 में, तो इन्होंने जो फोर्ट सीज किया था तब इन्होंने टीपू को मारा था। हाँ, फोर्ट सीज करने के बाद उसके ऊपर अटैक करा तो उसके सिर में एक गोली लग जाती है, और गोली लगने की वजह से टीपू की डेथ हो जाती है। अब जब राजे मर जाएगा तो सेना फाइट नहीं करेगी, सर, तो राजा गोली का ये मरने का। इनके वॉर में ही लगती है ना। हाँ, वॉर में लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी साइन नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, वो अंग्रेजों का हो जाता है मैसूर। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि भाई हम एक काम करते हैं, ये जो मैसूर है ना, तो यहाँ के राजा के लिए डायनेस्टी है, वॉडिया डायनेस्टी, वहाँ के जो राजा का उत्तराधिकारी होता है कृष्णराज थर्ड,
ठीक है, जो उनका स्थान होता है उसको बोलते हैं कि राजा तुम ही हो, लेकिन तुम्हारे साथ में एक एग्रीमेंट साइन करता हूँ जिसका नाम होता है सब्सिडरी अलायंस, कि भाई तुम हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे, तुम हमारे अंडर में ही काम करोगे, एक्चुअल में हम ही राज करेंगे लेकिन तुम हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे बस। ये सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं कि तुम हमारा ही हिस्सा हो, यानी कंट्रोल हमारा है तुम्हारे ऊपर, इस तरीके से। तो राजा बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल आपका है, मैं आपके साथ साइन कर लेता हूँ। ये सीन बनता है। तो सर बट टीपू सुल्तान ने, आपने बताया था कि सब्सिडरी थी, ये डिक्लाइन कर दिए थे ये वाला एग्रीमेंट तो साइन फिर करने टीपू से। ने डिक्लाइन करा, सब्सिडरी साइन कौन कर रहा है? टीपू की डेथ के बाद वहां के राजा। अच्छा, और सर ये बात, एक पॉइंट स्किप हो गया था सर, ये बताना, जब टीपू ने डिक्लाइन कर दिया था एग्रीमेंट साइन करने के लिए, सर उसके बाद 1799 में ये श्रीरंगपट्टनम में क्या हुआ था जो आप बता रहे थे, ये स्किप हो गया लड़ाई, था पॉइंट। फाइट, फाइट। तब बिटवीन। ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मराठाओं को अपनी साइड लिया, साथ में हैदराबाद को अपनी साइड लिया और श्रीरंगपट्टनम का घेराव कर दिया। उनकी जो कैपिटल थी, उनका जो फोर्ट था, उसको घेर लिया चारों तरफ से, तीनों ने मिलके। ठीक है और सर। नेपोलियन अभी तक इसमें आ नहीं पाया था, जब तक नेपोलियन आता तो पहले पहले कर दिया उनको। और सर ये जो श्रीरंगपट्टनम था ये किसके पास था, टीपू सुल्तान के पास। हैदर अली के पास था, उसके पास टीपू के पास आया। मैसूर की कैपिटल थी ठीक बच्चे है, ये, मैसूर की ठीक है, कैपिटल। ठीक है सर। और मैसूर के अंदर जो सुल्तान था वो टीपू था। श्रीरंगपट्टनम मैसूर की कैपिटल थी। और सर एक ये लॉर्ड, ये जो वेल्से है सर, ये हाँ, कौन था सर, ये कौन गवर्नर था। जनरल, ये नया गवर्नर जनरल बन के आया था, लॉर्ड वेस्ले। ठीक है, 1798 में नया गवर्नर जनरल आया था। लॉर्ड ठीक कर्नवालिस है, चले गए थे, नया गवर्नर जनरल अपॉइंट किया आया था। ठीक है सर। और कोई डाउट? जी बोलो। तो फोर्स की स्टोरी ना, फोर्सेस के तार नेपोलियन से जोड़ते हैं, जैकोबिन क्लब से जोड़ते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि भाई ये तो फ्रेंच खिलाड़ी अपनी टीम में ले रहा है, अफगानिस्तान वालों से बात कर रहा है, लेकिन सारे फॉरेन खिलाड़ी ले रहा है टीम में, क्योंकि उसको पता था इंडिया वाले तो साथ देंगे नहीं टीपू का। उसने सोचा विदेशी अलायंस करते हैं, फॉरेन के साथ अलायंस करते हैं अपना। अब टीपू को क्या पता था ये खबर अंग्रेजों को भी मिल जाएगी, ब्रिटिशर्स को ये खबर लग चुकी थी। तो ब्रिटिशर्स ने उससे पूछा हाँ भाई क्या चल रहा है, वो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं चल रहा। तो ब्रिटिशर्स चालाक तो होते हैं, वो कह रहे हैं ना कुछ नहीं चल रहा, तो एक काम कर सब्सिडरी अलायंस साइन कर ले। और सब्सिडरी लाइसेंस साइन करने का मतलब होता है कि भाई मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूंगा और आज से मैं आपके कंट्रोल के अंदर काम करूंगा। ब्रिटिशर्स ने जीत तो रखा ही था, लेकिन वापस कर दिया था 3 करोड़ रुपए लेने के बाद। तो वो कहते हैं सब्सिडरी लाइन साइन कर ले, यानी कि अब तुम हमारे अंडर में आ जाओगे। टीपू मना कर देता है सब्सिडरी लाइन साइन करने को। ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं भाई इसका मतलब जो हमें भनक लगी है, खबर मिली है, इसका मतलब ये खबर सही है, ये अपना एक अलायंस तैयार कर रहा है। तो जब तक वो अलायंस इंडिया में एंट्री लेता, नेपोलियन इंडिया के अंदर एंट्री लेता, उससे पहले पहले ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं, मराठाओं को साथ में लो, निजाम को साथ में लो, उनको बोलते हैं कि भाई इस बार मैसूर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो भी मिलेगा हमें सारा बांट लेंगे आपस में। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ रखा, कुछ मराठाओं ने रखा, कुछ निजाम ने लिया, और टीपू के एक गोली लग जाती है और इस बार वो मारा जाता है। सर सर ये जैकोबिन क्लब का एक बार दोबारा समझा दीजिए। जैकोबिन क्लब एक बार फिर। अब यहाँ तक तो हमें क्लियर होगा ना कि भाई जो लास्ट वाली ट्रीटी थी श्रीरंगपट्टनम की, उसमें 3 करोड़ रुपए टीपू को देने थे, साथ में 1.5 करोड़ को दे चुका था, 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ उसके उधार थे। तो उस उधारी को चुकाने के लिए उसने गारंटी में अपने दोनों बेटे को रख दिया था वहां पे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वो ये पूरा अमाउंट पे कर देता है और बच्चों को रिलीज करवा लेता है। और रिलीज करवाने के बाद क्या लगता है, टीपू को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है कि मुझे इसका बदला लेना है। तो इसको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रांस के बारे में और नेपोलियन के बारे में कि भाई नेपोलियन ने जैकोबिन क्लब को ज्वाइन कर रखा है। तो नेपोलियन को ये अपनी साइड लाने के लिए, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये क्या करता है, जैकोबिन क्लब की स्थापना इंडिया में करवा देता है। और ये एक ऐसा क्लब होता है बेसिकली ये फ्रांस की ना रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फ्रांस के अंदर राजतंत्र को हटा के, मोनार्की को हटा के रिपब्लिक लेके आना चाहती है, डेमोक्रेटिक लेके आना चाहती है कि जो पावर हो वो लोगों के हाथ में हो। और जो उनके फ्रांस की आर्मी का कमांडर होता है नेपोलियन, वो भी इस क्लब का मेंबर होता है। यानी कि नेपोलियन भी चाहता है कि यहाँ पे राजतंत्र ना रहे, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। और टीपू क्या करता है, इसलिए इस क्लब की मेंबरशिप भी ले लेता है और 1794 के अंदर इंडिया के अंदर इस क्लब की एस्टेब्लिशमेंट भी करवा देता है। और खुद को बोलता है कि मैं सिटीजन टीपू हूँ, यानी मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मैं तुम्हारा ही हूँ। इस तरीके से काम करता है। तो एक ना एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी फ्रांस की, जिसका पर्पस था फ्रांस के अंदर राजतंत्र हटा के लोकतंत्र एस्टेब्लिश करना। दिस वाज द जैकोबिन क्लब।
एक संस्था थी यहाँ सर पे, तो क्लब का ये मतलब जैकोबिन क्लब वाले ये टीपू की हेल्प नहीं करते जब ये ब्रिटिशर टीपू पे अटैक करते हैं 1799 में। देखिए वो फ्रांस से कैसे आएंगे वापस, ये एकदम से कैसे आएंगे? पॉसिबल नहीं है ना एकदम से आना। ब्रिटिशर्स तो सडनली अटैक कर देते हैं उनके ऊपर, अगर आ जाते तो फिर तो अच्छा मतलब कुछ और। इन्होंने क्लब, अच्छा बस ऐसी वो मेंबरशिप ले रखी थी पर वो उनका कोई था नहीं इसमें, यहाँ पे इंडिया में कोई ना ना, इंडिया में कुछ नहीं था, इन्वॉल्वमेंट उसने नहीं था। क्लब बना दिया था। लेकिन फाइट करने के लिए तो मुझे आर्मी लेके आनी पड़ेगी ना, तो आर्मी तो सारी उनकी फ्रांस में है। और अच्छा। जब तक आर्मी नहीं ओके तो सर। तब तक आप एक चीज बताओ, आपकी किसी से लड़ाई हो जाए और आपने किसी को बुलाया गुड़गांव से दिल्ली पहुंचने में, उसको टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ तो दिल्ली हाँ पहुंचने में जी। गुड़गांव से 1 2 घंटे लग जाएंगे, तो फ्रांस से इंडिया आना तो सोचो तो कितना टाइम लगेगा। तो वो ब्रिटिशर्स हाँ क्या सर। होते हैं, चालाक होते हैं कि जब तक फ्रांस की आर्मी नेपोलियन लेके आएगा तब तक तो हम टीपू को उड़ा देंगे। तो वो टीपू को ओके मार सर। डालते हैं। तो फ्रांस की ठीक आर्मी है सर। एंट्री नहीं लेती, क्योंकि नेपोलियन को लालच तो टीपू को थे कि भाई आ जाओ ब्रिटिशर्स को हरा दो, तुम तो सारा कुछ जीतते जा रहे हो, ब्रिटिशर्स को भी हरा दो, क्योंकि टीपू को बदला लेना था ब्रिटिशर्स से। ये सीन है। ठीक है और सर, कोई थैंक यू। किसी कोई भी डाउट बोलो, एनी नो डाउट सर, ऐसा भी क्लियर। छोटा मोटा? क्लियर है? बस आपको ना मैंने इसलिए ये क्लास ली क्योंकि ना क्या होगा, अब मैं आपको मंडे जो कराऊंगा ना वो मराठा वॉर से स्टार्ट करूंगा। अब पता है क्या होगा, अभी तक देखो इन्होंने मैसूर को हटाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या चालाकी करी कि मैसूर को हटाने के लिए मराठाओं का साथ दिया। अब ये मराठाओं के ऊपर अटैक करेंगे, यानी मैसूर इनके कब्जे में आ गया, अब ये मराठाओं को भगाएंगे। मराठाओं को भगाने के बाद ये सिखों को भगाएंगे। जैसे ही ये सिखों को भगाएंगे फिर तो राज हो गया इनका। समझ रहे हो? इसका मतलब फिर इंडिया के अंदर ये पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो जाएंगे धीरे धीरे। इस तरीके से स्टोरी हमारी मॉडर्न से आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो अभी आप मान के ठीक है। चलो जो मुझे वॉर आपको पढ़ाने है ना, युद्ध, एक तो मराठा वॉर पढ़ाने, वो भी 4 है मराठा वॉर भी, और एंग्लो सिख वॉर, सिखों के साथ भी इनका जो महाराणा रंजीत सिंह थे, कोहिनूर डायमंड ना उन्हीं के पास हुआ करता था, महाराणा रंजीत सिंह के पास। तो ये अंग्रेज ना उस समय कोहिनूर डायमंड भी ले लेंगे उनसे, ट्रीटी करेंगे और उस ट्रीटी के अंदर डायमंड भी ले लेंगे उनसे, कोहिनूर डायमंड, और ब्रिटेन ले जाते हैं उसको। तो वो तो बाद में वो नादिर वापस आता शाह है, लेके जाता है ना। वो तो बाद में जब वापस आ जाता है उसके बाद फिर अच्छा। इंडिया के अंदर होता है ये। और सर वो एलिजाबेथ के पास वो कौन सा क्राउन है सर, उसकी क्या स्टोरी है? उस पर भी आऊंगा, अभी थोड़ा सब्र रखो, उस पर भी पहुंचेंगे। इसी में ही है सर? ठीक है, सर इसी में हाँ इसी मॉडर्न में आता हिस्ट्री है, में ही है? मॉडर्न, हाँ मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? नो सर। चलो आराम से आप भी एंजॉय करो। ठीक है, बस इतना सा कष्ट दे रहा था आपको थोड़ा सा बस। ठीक है। थैंक